आज की कहानी है जिंदगी की उजली भोर। उदासी का अजब सा माहौल था। होंठ खामोश, आंखों से बेमौसम बरसात। समीर को बाहर गए 4 दिन हो गए थे। वैसे यह कोई नई बात न थी। वह अक्सर टूर पर बाहर जाता था। रूना तन्हा रहने की आदी थी। फ्लैट्स के रिहायशी जीवन में सबसे बड़ा फायदा यही है कि अकेले रहते हुए भी अकेलेपन का एहसास नहीं होता। कल शाम रूना की प्यारी सहेली सीमा आई थी। वह एक कंपनी में जॉब करती है। उससे देर तक बातें होती रही। समीर का जिक्र आने पर रूना ने कहा कि वह मुंबई गया है, कल आ जाएगा। मुंबई शब्द सुनते ही सीमा कुछ उलझन में नजर आने लगी और एकदम चुप हो गई। रूना ने रूना के बहुत पूछने पर वह बोली, रूना, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। कल मैं बड़ौदा गई थी। मैं एक शॉपिंग मॉल में थी। ग्राउंड फ्लोर पर समीर के साथ एक खूबसूरत औरत को देखकर चौंक पड़ी। दोनों हंसते मुस्कुराते शॉपिंग कर रहे थे। क्योंकि तुमने बताया कि वह मुंबई गया है, इसलिए हैरान रह गई। यह सुनकर रूना एकदम परेशान हो गई, क्योंकि समीर ने उससे मुंबई जाने की ही बात कही थी और रोज़ ही मोबाइल पर बात होती थी। अगर उसका प्रोग्राम बदला था तो वह उसे फ़ोन पर बता सकता था। सीमा ने उसका उदास चेहरा देखकर उसे तसल्ली दी। रूना, परेशान न हो, शायद कोई वजह होगी। अभी समीर से कुछ कहना मत, कहीं बात बिगड़ न जाए। रिश्ते शीशे की तरह नाजुक होते हैं, जरा सी चोट से दरक जाते हैं। कुछ इंतजार करो। रूना का दिल जैसे डूब रहा था। समीर ने झूठ क्यों बोला? वह तो उससे बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था। आज सीमा की बात सुन के वह अतीत में खो गई। माता पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। चाचा चाची ने उसे पाला। उनके बच्चों के साथ वह बड़ी हुई। यूं तो चाचा चाची का व्यवहार बुरा न था, पर उन्हें एक अनचाहे बोझ का एहसास जरूर था। समीर ने उसे किसी शादी में देखा था। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा के किसी दोस्त के जरिए उसके लिए रिश्ता आया। ज़्यादा छानबीन करने की ना किसी को फुर्सत थी, ना ज़रूरत समझी। सबसे बड़ी बात यह थी कि समीर सीधी सादी बिना किसी दहेज के शादी करना चाहता था। चाची ने शादी 1 महीने के अंदर ही कर दी। चाचा ने अपनी बिसात के मुताबिक थोड़ा जेवर भी दिया। बारात में 10-15 लोग थे। समीर के पापा, एक रिश्ते की बुआ, उनका बेटा बहू और कुछ दोस्त। वह ब्याह कर समीर के गांव गई। वहां एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। उसमें रिश्तेदार व गांव के कुछ लोग शामिल हुए। बुआ वगैरह दूसरे दिन चली गईं। घर में पापा और एक पुराना नौकर बाबू था। घर में अजब सा सन्नाटा, जैसे सब लोग रुके रुके हों, ऊपरी दिल से मिल रहे हों। वैसे बुआ ने बहुत ख्याल रखा। तोहफे में कंगन दिए, पर अनकहा संकोच था। ऐसा लगता था जैसे कोई अनचाही घटना घट गई हो। पापा शानदार पर्सनालिटी वाले, स्मार्ट मगर कम बोलने वाले थे। उससे वे बहुत स्नेह से मिले। उसे लगा शायद गांव और घर का माहौल ही कुछ ऐसा है कि सभी अपने अपने दायरों में बंद हैं। कोई किसी से खुलता नहीं। एक हफ्ता वहां रहकर वे दोनों अहमदाबाद आ गए। यहाँ आते ही उसकी सारी शिकायतें दूर हो गईं। समीर खूब हंसता बोलता, छुट्टी के दिन घुमाने ले जाता। अक्सर शाम को खाना वे बाहर ही खा लेते। वह उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता। एक ही दुख था कि उसका मायका नाम मात्र था। ससुराल भी ऐसी ही मिली, जहां पापा के सिवा कोई नहीं था। शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया था, पर वह 3 बार ही गांव जा सकी। 2 बार पापा अहमदाबाद आकर रह कर गए। एक दिन पापा की तबीयत खराब होने का फ़ोन आया। दोनों आनन फानन गांव पहुंचे। पापा बहुत कमज़ोर हो गए थे। गांव का डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था। उन्हें दिल की बीमारी थी। समीर ने तय किया कि दूसरे दिन उन्हें अहमदाबाद ले जाएंगे। अहमदाबाद के डॉक्टर से टाइम भी ले लिया। दिन भर दोनों पापा के साथ रहे।
हल्की फुल्की बातें करते रहे। उनकी तबीयत काफ़ी अच्छी रही। रूना ने मज़ेदार परहेजी खाना बनाया। रात को समीर सोने चला गया। रूना पापा के पास बैठी उनसे बातें कर रही थी कि एकाएक उन्हें घबराहट होने लगी। सीने में दर्द भी होने लगा। उसका हाथ थामकर उन्होंने कातर स्वर में कहा, बेटी, जो हमारे सामने होता है वही सच नहीं होता, और जो छिपा है उसकी भी वजह होती है। मैं तुमसे। फिर उनकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। उसने ज़ोर से समीर को आवाज़ दी। वह दौड़ा आया, दवा दी। उनका सीना सहलाने लगा। फिर उसने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। पापा थोड़ा संभले। धीरे धीरे समीर से कहने लगे, बेटा, सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाना, और तुम मुझे मुझे बस। उसके बाद वे हमेशा के लिए चुप हो गए। डॉक्टर ने आकर मौत की पुष्टि कर दी। समीर ने बड़े धैर्य से यह गम सहा और सुबह उनके आखिरी सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। बुआ बेटा बहू के साथ आ गई। कुछ रिश्तेदार भी आ गए। गांव के लोग भी थे। शाम को पापा को दफना दिया गया। 2 दिन बाद बुआ और रिश्तेदार चले गए। गांव के लोग मौके मौके से आ जाते। 10 दिन बाद वे दोनों लौट आए। वक्त गुजरने लगा। अब समीर पहले से ज़्यादा उसका ख्याल रखता। कभी चाचा चाची का जिक्र होता तो वह उदास हो जाती। ज़्यादा ना पढ़ सकने का दुख उसे हमेशा सताता रहता। लेकिन समीर उसे हमेशा समझाता व दिलासा देता। जब कभी वह उसके माँ बाप के बारे में जानना चाहती, वह बात बदल देता। बस यह पता चला कि समीर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। 3 साल पहले माँ बीमारी से चल बसी। पढ़ाई अहमदाबाद में, और उसे यहीं नौकरी मिल गई। शादी के बाद फ्लैट लेकर यहीं सेट हो गया। रूना को ज़्यादा कुरेदने की आदत न थी। जिंदगी खुशी खुशी बीत रही थी। कभी कभी उसे बच्चे की किलकारी की कमी खलती। वह अक्सर सोचती, काश उसके जल्द बच्चा हो जाए तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। उसकी प्यार की तरसी हुई जिंदगी में बच्चा एक खुशी लेकर आएगा। उम्मीद की डोर थामे अपने आप में मग्न वह इस खुशी का इंतजार कर रही थी। सीमा ने जो कल बताया कि समीर किसी खूबसूरत औरत के साथ खुशी खुशी शॉपिंग कर रहा था, मुंबई के बजाय बड़ौदा में था, उसका सारा सुख चैन एक डर में बदल गया कि कहीं समीर उस खूबसूरत औरत के चक्कर में तो नहीं पड़ गया है। उसे यकीन न था कि समीर जैसा चाहने वाला शौहर ऐसा कर सकता है। सीमा ने उसे समझाया था, अभी कुछ ना कहे, जब तक पर्दा रहता है मर्द घबराता है, बात खुलते ही वह शेर बन जाता है। समीर दूसरे दिन लौट आया। वही प्यार, वही अपनापन। रूना का उतरा हुआ चेहरा देखकर वह परेशान हो गया। रूना ने सिर दर्द का बहाना बनाकर टाला। रूना बारीकी से समीर की हरकतें देखती, पर कहीं कोई बदलाव नहीं। उसे लगता कि समीर की चाहत उजली चांदनी की तरह पाक है। पर ये अंदेशे बहरहाल यूं ही 1 माह गुजर गया। एक दिन रात में पता नहीं किस वजह से रूना की आंख खुल गई। समीर बिस्तर पर न था। बालकनी में आहट महसूस हुई। वह चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। वह मोबाइल पर बातें कर रहा था। इधर रूना के कानों में जैसे पिघला सीसा उतर रहा था। आप परेशान ना हो, मैं हर हाल में आपके साथ हूँ। आप कतई परेशान ना हो, यह मेरी जिम्मेदारी है। आप बेहिचक आगे बढ़ें। एक खूबसूरत भविष्य आपकी राह देख रहा है। मैं हर अड़चन दूर करूँगा। इससे आगे रूना से सुना नहीं गया। वह लौटी और बिस्तर पर औंधे मुंह जा पड़ी। तकिए में मुंह छिपाकर बेआवाज घंटों रोती रही। आखिरी वाक्य ने तो उसका विश्वास ही हिला दिया। समीर ने कहा था, परसों मैं होटल पैरामाउंट में आपसे मिलता हूँ। वहीं हम आगे की सारी बातें तय कर लेंगे। यह जिंदगी का कैसा मोड़ था। हर तरफ अंधेरा और बर्बादी। अब क्या होगा। वह लौटकर चाचा के पास भी नहीं जा सकती। ना ही इतनी पढ़ी लिखी थी कि वह नौकरी कर लेती, और ना ही इतनी बहादुर कि अकेले जिंदगी गुजार लेती। उसका हर रास्ता
एक अंधी गली की तरह बंद था। सुबह वह तेज बुखार से तप रही थी। समीर ने परेशान होकर छुट्टी के लिए ऑफिस फ़ोन किया, उसे डॉक्टर के पास ले गया। दिन भर उसकी खिदमत करता रहा। बुखार कम होने पर समीर ने खिचड़ी बनाकर उसे खिलाई। उसकी चाहत व फिक्र देखकर रूना खुश हो गई, पर रात की बात याद आते ही उसका दिल डूबने लगता। दूसरे दिन तबीयत ठीक थी, समीर ऑफिस चला गया। शाम होने से पहले उसने एक फैसला कर लिया, घुट घुट कर मरने से बेहतर है सच सामने आ जाए, इस पार या उस पार। अगर दुख को उसकी आखिरी हद तक जाकर झेला जाए तो तकलीफ का एहसास कम हो जाता है। डर के साए में जीने से मौत बेहतर है। उस दिन समीर ऑफिस से जल्दी आ गया। चाय वगैरह पीकर फ्रेश हुआ। वह बाहर जाने को निकलने लगा तो रूना तन कर उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में निश्चय की ऐसी चमक थी कि समीर की निगाहें झुक गईं। समीर, मैं आपके साथ चलूंगी उनसे मिलने। उसके शब्द चट्टान की मजबूती लिए हुए थे। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, उसने आगे कहा। समीर को अंदाजा हो गया, आंधी अब नहीं रोकी जा सकती। शायद उसके बाद सुकून हो जाए। समीर ने निर्णयात्मक लहजे में कहा, चलो। रास्ता खामोशी से कटा। दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। होटल पहुंचकर कैबिन में दाखिल हुए। सामने एक खूबसूरत औरत एक बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। रूना के दिल की धड़कनें इतनी बढ़ गईं कि उसे लगा दिल सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। गला बुरी तरह सूख रहा था। रूना को साथ देखकर उसके चेहरे पर घबराहट झलक उठी। समीर ने स्थिर स्वर में कहा, रोशनी, इनसे मिलो। ये हैं रूना, मेरी बीवी, और रूना, ये हैं रोशनी, मेरी माँ। रूना को सारी दुनिया घूमती हुई लगी। रोशनी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। रूना शर्म और पछतावे से गली जा रही थी। कॉफ़ी आते आते उसने अपने आप को संभाल लिया। बच्ची बड़े मज़े से समीर की गोद में बैठी थी। समीर ने अदब से पूछा, आप कब जाना चाहती हैं? परसों सुबह। कल शाम मैं और रूना आकर बच्ची को अपने साथ ले जाएंगे, समीर ने कहा। वापसी का सफ़र दोनों ने खामोशी से तय किया। रूना संतुष्ट थी कि उसने समीर पर कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाया था। अगर उसने इस बात का बतंगड़ बनाया होता तो वह अपनी ही नज़रों में गिर जाती। घर पहुंचकर समीर ने उसका हाथ थामा और धीरे धीरे कहना शुरू किया, रूना, मैं बेहद खुश हूँ कि तुमने मुझे गलत नहीं समझा। मैं खुद बड़ी ही उलझन में था। अपने बड़ों के ऐब खोलना बड़ी हिम्मत का काम है। मैं चाहकर भी तुम्हें बता नहीं सका। करीब 4 साल पहले पापा ने रोशनी को किसी प्रोग्राम में गाते सुना था। धीरे धीरे उनके रिश्ते गहराने लगे। उस वक्त मैं अहमदाबाद में MBA कर रहा था। मेरी अम्मी हार्ट पेशेंट थीं, अक्सर ही बीमार रहती। पापा खुद को अकेला महसूस करते। घर का सारा काम हमारा पुराना नौकर बाबू ही करता। ऐसे में पापा की रोशनी से मुलाकात, फिर गहरे रिश्ते बने। रोशनी अकेली थी, रिश्तों और प्यार को तरसी हुई लड़की थी। बात शादी पर जाकर ख़त्म हुई। अम्मी एकदम से टूट गईं। वैसे पापा ने रोशनी को अलग घर में रखा था, लेकिन दुख को दूरी और दरवाजे कहाँ रोक पाते हैं। जब मुझे पता लगा, मैं गांव गया। बुआ भी आई। काफ़ी बहस हुई। पापा ने अपना पक्ष रखा। बीवी की बीमारी, उनके कहीं न आने जाने की वजह से भी वे बहुत अकेले हो गए थे। जिंदगी बेरंग और वीरान लगती थी। एक तरह से अम्मी का साथ न के बराबर था। ऐसे में रोशनी से हुई उनकी मुलाकात, ज़रूरत और हालात ने दोनों को करीब कर दिया। उसका भी कोई नहीं था, परेशान थी। वह प्रोग्राम में गाने गाकर जिंदगी बसर कर रही थी। दोनों की उम्र में फ़र्क होने के बाद भी आपस में अच्छा तालमेल हो गया तो शादी ही बेहतर थी। पापा अपनी जगह सही थे। यह भी ठीक था कि बीमारी से अम्मी चिड़चिड़ी और रूखी हो गई थी। वे किसी से मिलना नहीं चाहती थी, पर अम्मी का गम भी ठीक था। जो हो गया उसे तो निभाना था। बुआ का बेटा बाहर पढ़ने गया था।
बुआ अक्सर अम्मी के पास रहती। पापा दोनों घरों का बराबरी से ख्याल रखते, लेकिन अम्मी अंदर ही अंदर घुल रही थी। जल्दी ही वे सारे दुखों से छुटकारा पा गई। मैं एक हफ्ता रुककर वापस आ गया। पापा रोशनी को घर ले आए। बुआ और गांव के मिलने वाले पापा से नाराज थे, मगर रोशनी ने पापा व घर को अच्छे से संभाल लिया। वह मेरा भी बहुत ख्याल रखती। रोशनी बहुत कम बोलती, एक अनकही उदासी उसकी आंखों में तैरती रहती। मुझसे उम्र में वह 5-6 साल ही बड़ी होगी, पर उसमें शोखी व चंचलता जरा भी न थी। इसी तरह 1 साल गुजर गया। एमबीए के बाद मुझे अहमदाबाद में अच्छी नौकरी मिल गई। अक्सर गांव चला जाता। एक बार मैंने रोशनी में बड़ा फर्क देखा। वह खूब हंसती, मुस्कुराती, गुनगुनाती, जैसे घर में रौनक उतर आई। पापा भी खूब खुश दिखते। फिर मैं 3-4 माह गांव ना जा सका। फिर तुमसे शादी तय हो गई। मैं शादी के लिए गांव गया, पर बहुत सन्नाटा था। बस पापा और बाबू ही घर पर थे। पापा बेहद मायूस, टूटे बिखरे से थे। घर में रोशनी नहीं थी। दिन भर पापा चुप रहे। रात जब मेरे पास बैठे तो उदासी से बोले, रोशनी चली गई। मैंने ही उसे जाने दिया। वह और उसका सहपाठी अजहर बहुत पहले से एक दूसरे को चाहते थे, पर अजहर के माँ बाप उससे शादी करने के लिए नहीं माने। वह नाराज होकर बाहर चला गया। आखिर माँ बाप इकलौते बेटे की जुदाई सहते सहते थक गए। उसे वापस बुलाया और रोशनी से शादी पर राजी हो गए। अजहर आकर मुझसे मिला, सारी बात बताई। मैं रोशनी की खुशी चाहता था। सारी जिंदगी उसे बांध कर रखने का कोई फायदा नहीं था। मुझे पता था कि उसने अकेलेपन और एक सहारा पाने की मजबूरी में मुझसे शादी की थी। मुझसे शादी के बाद भी वह बुझी बुझी ही रहती थी। बस जब अजहर ने उसे आने के बारे में बताया, तब ही उसके चेहरे पर हंसी खिल उठी। फिर मेरी व उसकी उम्र में फ़र्क भी मुझे ये फैसला करने पर मजबूर कर रहा था। मैंने उसे अजहर के साथ जाने दिया। बस एक दुख है, उसकी कोख में मेरा अंश पल रहा था। मैंने उससे वादा किया, बच्चा होने के बाद मैं तलाक दे दूंगा, फिर वह अजहर से शादी कर ले। उसे यह यकीन दिलाया कि बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। अब बेटा, यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ कि रोशनी की शादी के पहले तुम उससे बच्चा ले लेना और उसकी परवरिश तुम ही करना। यह मेरी ख्वाहिश और इल्तिजा है। रूना, मैंने उन्हें वचन दिया था कि यह जिम्मेदारी मैं ज़रूर पूरी करूँगा। अभी तक अजहर ने रोशनी को अलग फ्लैट में बड़ौदा में रखा है। वहीं उसने बच्ची को जन्म दिया। पापा ने तलाक दे दिया। बस वह बच्ची के ज़रा बड़ा होने का इंतज़ार कर रही है, ताकि वह बच्ची को हमें सौंपकर अजहर से नई ज़िंदगी शुरू कर सके। मैं बच्ची के सिलसिले में ही रोशनी से मिलने जाता था। उसकी ज़रूरत का सामान दिला देता था। अजहर ने अपने घर में रोशनी की शादी और बच्ची के बारे में नहीं बताया है। जब हम इस बच्ची को ले आएंगे तो वे दोनों नवसारी जाकर शादी के बंधन में बंध जाएंगे। यह सब सुनकर वह खुशी से भर उठी और इतना समझदार और जिम्मेदार पति पाकर उसे बहुत गर्व हुआ। उसे याद आया, सीमा ने उसे बताया था कि बड़ौदा मॉल में समीर एक खूबसूरत औरत के साथ था, तो वह औरत रोशनी थी। अच्छा हुआ उसने इस बात को लेकर कोई बवाल नहीं मचाया। समीर ने रूना का हाथ थामकर प्यार से कहा, रूना, मेरी इच्छा है कि हम रोशनी की बच्ची को अपने पास लाकर अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। इसमें तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है। समीर ने बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से रूना को देखा। रूना ने मुस्कुराकर कहा, माँ खोने का दुख मैं उठा चुकी हूँ। मैं बच्ची को लाकर बहुत प्यार दूंगी, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा शौहर मिला। आप एक बेमिसाल बेटे, एक चाहने वाले शौहर और एक जिम्मेदार भाई हैं। हम कल ही जाकर बच्ची को ले आएंगे। मैं उसका नाम सवेरा रखूंगी, क्योंकि वह हमारी ज़िंदगी में एक उजली भोर की तरह आई है। समीर ने खुश होकर रूना का माथा चूम लिया। उसे सुकून महसूस हुआ कि उसने पापा से किया वादा पूरा किया।
समीर और रूना के चेहरे आने वाली खुशी के ख्याल से दमक रहे थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।